Hi everyone, Yale Madad. I hope everyone is doing well. Firstly, on behalf of the Maro Vyapar Mari Pragati team and Aga Khan Economic Planning Board for India, I would like to wish each and every one of you a very happy new year. Thank you so much कि आप सबने आज ये session join किया. Before we begin with the session, I would like to make a few announcements. इस बार का सेशन वेबिनार फॉर्मेट पर रखा गया है, तो आप सब अपने क्वेश्चंस Q&A बॉक्स में डाल सकते हैं ताकि हम क्वेश्चन एंड आंसर टाइम पर उनके आंसर्स दे सके. आप सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज लास्ट मोमेंट का वेट ना करें. जैसे ही आपको क्वेश्चंस आते जाते हैं वैसे ही आप क्वेश्चन एंड आंसर बॉक्स में डालते जाएं. आप सबसे रिक्वेस्ट है सेशंस के दौरान डिस्कस किए गए इंपॉर्टेंट स्कीम्स आप नोट डाउन कर सके. हमारे पहले सेशंस में बिजनेस से रिलेटेड हमने बहुत कुछ सीखा था, जैसे कि फाइनेंस से रिलेटेड था, मार्केटिंग था, इन्वेंटरी मैनेजमेंट था. आज का सेशन हम एक बहुत ही डिफरेंट नोट पे चल रहे हैं, विच इज गवर्नमेंट स्कीम्स. अब सवाल ये आता है कि कौन सी स्कीम हमारे व्यापार को प्रगति देगी, कौन सी स्कीम फायदेमंद होगी, कौन सी स्कीम से हमें प्रॉफिट होगा, वगैरह वगैरह. तो इन्हीं सारे सवाल और काफी सारे सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ जुड़े गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के MSME DI दूरा मेघालय के असिस्टेंट डायरेक्टर मिस्टर नीलेश त्रिवेदी. He has an experience of more than 25 years. 1997 में जब इन्होंने इंडियन गवर्नमेंट को एज एन इन्वेस्टिगेटर ज्वाइन किया था, उससे पहले इन्होंने काफी जानी मानी कंपनीज जैसे कि एशियन पेंट्स, निकोलास पिरामल इंडिया लिमिटेड, रैनबैक्सी लैब लिमिटेड के लिए काम किया है. मिस्टर नीलेश काफी सारी वर्कशॉप्स ऑर्गेनाइज करते हैं कि जिससे MSME एंटरप्राइजेस को फायदा होता है. नीलेश सर, थैंक यू सो मच कि आपने अपने बिजी शेड्यूल में से हमारे सेशन को इम्पैक्टफुल करने के लिए टाइम निकाला. वी आर ग्लैड टू हैव यू हियर विद अस. अब मैं ये सेशन हमारे आज के स्पीकर मिस्टर नीलेश को हैंड ओवर करना चाहूंगी. नीलेश सर, ओवर टू यू. थैंक यू मुस्कान जी, थैंक यू. सबसे पहले आपके ऑर्गेनाइजेशन को बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने मुझे एक अपॉर्चुनिटी दी आप लोगों से इंटरेक्ट होने की. मेरा आपसे यही सबमिशन है कि ये जो लेक्चर शुरू होगा, मैं अपना प्रेजेंटेशन दूंगा, उसके बाद आप आपके क्वेश्चन आंसर पूछ सकते हैं. और मैं जो बताऊंगा वो प्लीज आप कॉपी पेन लेकर नोट जरूर करिएगा, क्योंकि हम क्या है लेक्चर सुन लेते हैं और बाद में हम लोग जो हैं उसको ध्यान नहीं रख पाएंगे. तो आप जरूर कॉपी पेन लीजिए और नोट कीजिए. और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कमिटेड है कि आप लोगों को अधिक से अधिक जानकारी पहुंचे और आप उसकी योजनाओं का समुचित फायदा उठाएं. और कई दिक्कत आती है तो हम लोग आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं और आपकी हर तरीके से संभव और मदद करने का हम आपको विश्वास दिलाते हैं. जहाँ तक मेरा जो डिपार्टमेंट है MSME, पहले इसको लघु उद्योग के नाम से जाना जाता था, पर इसके नाम समय समय पर बदलते गए और इसका स्वरूप भी बदलता गया. आज हम MSME सेक्टर की बात कर रहे हैं, तो MSME सेक्टर का अर्थ होता है माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज. MSME, माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज. ये हमारे भारत की इकोनॉमी की दशा है, जिसमें आप देखिए कि एग्रीकल्चर सेक्टर 15% योगदान है GDP में. एक वक्त एग्रीकल्चर 1951 से 52 के बीच में या 55-7 तक एग्रीकल्चर का कंट्रीब्यूशन 51 to 56% रहता था. आप सोचिए कि आज हमारी कंट्री अभी भी 60% पॉपुलेशन एग्रीकल्चर पर डिपेंड कर रही है, लेकिन उसका फाइनेंशियल कंट्रीब्यूशन सिर्फ 15%. इंडस्ट्रीज का 31% है GDP में, और उसमें भी 6.1% मैन्युफैक्चरिंग MSME का है. और सर्विस सेक्टर जो है 54%, 54% के साथ अपना सिक्का जमाए हुए है. तो भारत में सर्विस सेक्टर का बहुत बड़ा GDP में कंट्रीब्यूशन है. मैं मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर में जाऊं, मैं आपको थोड़ा सा एक एग्जांपल बता देता हूं कि मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री कौन सी. आज आप आपके जब घर में जहां बैठे हो, आपको वहां ट्यूबलाइट दिख रही है, फैन दिख रहा है, टेलीविजन दिख रहा है, मोबाइल दिख रहा है, घड़ी दिख रही है, फर्नीचर दिख रहा है, क्लॉथ दिख रहे हैं, बैग दिख रहे हैं, लैपटॉप दिख रहा है. ये सब मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट है. और सर्विस इंडस्ट्री वो होती है जिसमें प्रोडक्ट का स्वरूप नहीं बदलता है, जैसे कुरियर एजेंसी.
आपने जो लेटर जो दिया है वो एज इट इज फॉर्म में पहुंच जाता है। ब्यूटी पार्लर, स्पा, सलून, एडवर्टाइजिंग, होटल, हॉस्पिटल, एजुकेशन इंस्टीट्यूट, ये सब सर्विस सेक्टर में आते हैं। एनजीओ ये सर्विस सेक्टर में आते हैं, जो कि एक प्रकार की सर्विसेज करते हैं। तो ये सब सर्विस सेक्टर है। फिर आता है ट्रेडिंग सेक्टर, जिसमें केवल खरीदी और बिक्री होती है। तो ये 3 सेक्टर प्रीडोमिनेंटली इंडिया में डिफाइंड है। अब हमारे भारत की जो है स्ट्रेंथ क्या है, मजबूती क्या है? भारत की इस मामले में मजबूत है। हम दुनिया में सबसे ज्यादा पैदा करने वाले देश हैं, जो कि दूध पैदा करता है, मसाले पैदा करते हैं, आम, पपीता, नींबू, चना और दालें, इसमें हम जो है लार्जेस्ट प्रोड्यूसर हैं। और सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है हम चावल, गेहूं, प्याज, गोभी, टमाटर, आलू, गन्ना, मूंगफली का दाना, काली मिर्च, जूट और सिल्क। आप सोचिए कि सेकंड लार्जेस्ट है, यानी देखा है तो 1 और 2 ये सारे प्रोडक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है हमारी लाइफ के लिए। लेकिन एक वीकनेस भी है, हम केवल 10% उसका प्रोसेस कर पाते हैं। 40 to 45% तो वेस्ट हो जाता है, वो हमें इम्प्रूव करना है। उसके लिए भारत सरकार की अनेक योजनाएं हैं। तो कोई सोचेगा कि साहब जो है हमें जो है कौन सी इंडस्ट्री डालना है, तो आपके सामने ये सपोर्ट है कि इतना सारा रॉ मटेरियल का रिसोर्सेस है। अब आपने सिर्फ जो है उसको मैन्युफैक्चरिंग में या सर्विस इंडस्ट्री के रूप में अडॉप्ट करके आगे बढ़ाना है। भारत का जो इंडिया इंडस्ट्रियल स्ट्रेंथ में भी इंडिया कम नहीं है। हम नंबर 1 है ट्रैक्टर मैन्युफैक्चरिंग में, और 2 व्हीलर और 3 व्हीलर में हम नंबर 2 हैं। और हम वैक्सीन के लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है, वो पूरे ग्लोब ने देखा है। हमारा पूना का ही यूनिट ने बहुत सप्लाई किया है। जेनरिक्स, जो मेडिसिन रॉ मटेरियल तो हम चाइना से लेते हैं, लेकिन उसका फॉर्मुलेशन करके जो मेडिसिन बनाते हैं उसमें हमारा नंबर 3 है। तो 3rd नंबर वी आर इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ जेनेरिक्स। लेकिन ये इंडस्ट्रियल स्ट्रेंथ में हमें, यदि हम हमारे यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट्स की ओर जाते हैं, तो लगभग 1 करोड़ लोग जो हैं वो निकलते हैं। अब इतने सारे लोग हैं, इनका एम्प्लॉयमेंट कैसे होना है? तो भारत का यदि एम्प्लॉयमेंट यदि हम देखें तो ऐसा देखा गया है कि ग्रेजुएट्स जो हैं उनमें अनएम्प्लॉयमेंट ज्यादा है, और जो बिलो 5th पास हैं, जो 5वीं पास नहीं कर पाए हैं, उनमें अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है बहुत कम है। मतलब वो लोग ज्यादा नौकरियां प्राप्त कर लेते हैं। ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि अंडर 5th को पूरा एम्प्लॉयमेंट है, और जो ग्रेजुएट है उनको एम्प्लॉयमेंट प्रॉपर नहीं है। तो इसका अर्थ है कि हमें हमारी मानसिक स्थिति में बदलाव लाना पड़ेगा। हमें हमारे दिमाग में चेंज करना पड़ेगा कि हम स्वयं का रोजगार स्थापित करें। क्योंकि आप यदि एक बार एक छोटा सा भी यूनिट लगाओगे तो आप कम से कम मिनिमम 1 या 2 लोगों को एम्प्लॉयमेंट दोगे। तो यदि ये पॉपुलेशन यदि रोजगार लगाने में लग जाती है, स्वरोजगार में, तो अपने आप रोजगार बढ़ सकता है। ये पूरा इंडिया का कि एमएसएमई का कंट्रीब्यूशन क्या है। एमएसएमई सेक्टर में 35% मैन्युफैक्चरिंग आउटपुट है। पूरे भारत का जो एक्सपोर्ट होता है उसका अराउंड 48 to 50% कंट्रीब्यूशन एमएसएमई सेक्टर से होता है। एम्प्लॉयमेंट 11 करोड़ 75 लाख लोगों को एम्प्लॉयमेंट इस सेक्टर से मिल रहा है, लगभग 40% वर्कफोर्स। आज भी एम्प्लॉयमेंट जनरेशन में एग्रीकल्चर सेक्टर का कंट्रीब्यूशन है। लेकिन अब बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं कह रहा हूँ, टोटल भारत में 6 करोड़ 34 लाख एमएसएमई यूनिट्स हैं, लेकिन इस 6 करोड़ 34 लाख में जो रजिस्टर्ड यूनिट हैं वो सिर्फ 15% है, 15 से 20% है। इसका अर्थ क्या है? बचे हुए 80 से 85% एमएसएमई यूनिट भारत सरकार, राज्य शासन, बैंक या किसी फॉर्मल से रजिस्टर्ड न होने के कारण यह मार्केट से पैसा उठाते हैं 18 से 30% रेट ऑफ इंटरेस्ट पे। इन्हें कोई समुचित लोन प्रॉपर नहीं मिल पाता है, इन्हें कोई सब्सिडी नहीं मिल पाती है, इन्हें जो विभिन्न प्रकार के कंसेशंस हैं वो नहीं मिल पाते हैं। तो आप सोचिए कि यदि हम इसको सबको, आज आप में से जितने भी लोग हैं, अभी इस ग्रुप में 86 लोग 86 लोग जुड़े हैं, यदि सब अपने अपनी यूनिट खोल रखे हैं, तो मेरा आपसे सबमिशन है, आप अपना उद्यम रजिस्ट्रेशन सबसे पहले कराएं। ये एमएसएमई की परिभाषा है। कोई पूछतेगा ना आपसे कि साहब एमएसएमई क्या, तो आपको लिए मैं सिर्फ माइक्रो की डेफिनेशन बताता हूं। यदि आपका मशीन में इन्वेस्टमेंट 1 करोड़ हो और टर्नओवर 5 करोड़ हो तो आप माइक्रो सेक्टर हो, यानी आप माइक्रो सेक्टर के एंटरप्राइज हो।
ये 26 जून 2020 से भारत सरकार की परिभाषा दी गई है, जो कि 1 जुलाई 2020 से लागू है। यदि आप 1 करोड़ से 10 करोड़ मशीन में इन्वेस्टमेंट है और टर्नओवर आपका 50 करोड़ तक है, तो आप लघु उद्योग श्रेणी की एंटरप्राइज हो, जिसको बोलते हैं स्मॉल एंटरप्राइज। भारत सरकार और राज्य शासन के 80% बेनिफिट माइक्रो और स्मॉल सेक्टर को है। फिर कुछ बेनिफिट मीडियम सेक्टर को भी है। उसकी परिभाषा है कि यदि मशीन में इन्वेस्टमेंट 10 करोड़ से 50 करोड़ है और टर्नओवर 250 करोड़ है, तो आप मीडियम सेक्टर के एंटरप्राइज हो। अब आप समझे एमएसएमई का डेफिनेशन। 1 करोड़ इन्वेस्टमेंट मशीन में, 1 करोड़ से 10 करोड़ तो स्मॉल है, 10 करोड़ से 50 करोड़ है तो मीडियम है। इसमें लैंड और बिल्डिंग का कॉस्ट इंक्लूड नहीं किया गया है। तो ये एमएसएमई सेक्टर का आप अधिकतम बेनिफिट कब लेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ये उद्यम रजिस्ट्रेशन है। ये हर जो मैन्युफैक्चरर है या सर्विस प्रोवाइडर है या ट्रेडर है, उसे भारत सरकार की वेबसाइट में, स्पष्ट कह रहा हूं, भारत सरकार की वेबसाइट उद्यम registration.gov.in पर जाकर अपना रजिस्ट्रेशन अपने पैन नंबर और अपने आधार नंबर से करना है। और यदि आपका टर्नओवर 20 लाख के नीचे है, यदि आप सर्विस प्रोवाइडर या ट्रेडर हैं, और यदि आपका टर्नओवर 40 लाख के नीचे है साल का मैन्युफैक्चरर की केस में, तो आपको जीएसटी नंबर लेने की जरूरत नहीं है। तो आपका उद्यम रजिस्ट्रेशन जो हो जाएगा वो केवल और केवल पैन कार्ड और आधार कार्ड से हो जाएगा। तो आप इस आधार कार्ड से, ये 15 मिनट का प्रोसीजर है और इस 15 मिनट में आपको ये रजिस्ट्रेशन मिल जाता है, जिसमें आपसे वो बेसिक डिटेल्स पूछता है। आपका नाम, आपके बिजनेस का नाम, आपका एड्रेस, आपका बिजनेस एक्टिविटी क्या क्या है। और ये मैं आपके एनजीओ से रिक्वेस्ट करता हूं कि आप जो लड़के जो 12th कर चुके हैं या ऑनलाइन कुछ काम कर रहे हैं रजिस्ट्रेशन का, उनको इन्वॉल्व करके आप आपके सारे लोगों का उद्यम रजिस्ट्रेशन कराएं। ये पूरी तरह से फ्री ऑफ कॉस्ट है। लेकिन आप जैसे ही भारत सरकार की वेबसाइट छोड़ के दूसरी वेबसाइट पे जाएंगे, तो वो आपसे 1850 रुपया, 2500 रुपया, 4800 रुपया कुछ भी मांग सकता है। तो जब भी आप गलती से ऐसी प्राइवेट वेबसाइट पे भी चले गए और यदि वो आपसे पैसा मांगने लगे, तो आप तुरंत उस वेबसाइट से बाहर आ जाए। 1 रुपया 1 पैसा किसी को देने की जरूरत नहीं है, ना किसी कार्यालय में जाने की जरूरत है। आपने सिर्फ अपना रजिस्ट्रेशन इस वेबसाइट के माध्यम से करना है और आप रजिस्टर्ड एंटरप्रेन्योर बन जाएंगे। उसके बाद आपको सारे बेनिफिट्स मिलेंगे, जो मैं भी आपके आगे बताऊंगा। भारत का खोज में भी बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। एक वक्त हम लोग जो है 85 पोजीशन पे थे, आज हम 48वीं पोजीशन पे हैं। और उसमें भी हमारे यदि जो सबसे ज्यादा खोज करने वाले राज्य हैं, तो तेलंगाना है, तमिलनाडु है, हरियाणा है, महाराष्ट्र है, उत्तर प्रदेश है, वेस्ट बंगाल है, केरला है, आंध्र प्रदेश है, गुजरात है। टॉप 10 ये जो स्टेट्स हैं, इनमें सबसे ज्यादा इनोवेशन होता है। किसी भी कंट्री की ग्रोथ, कितना इनोवेशन होता है। आज हमने देखा कि पीपीई किट हम एक भी नहीं बनाते थे, अब हम जो है 1 लाख से 2 लाख पर पीस तक बनाने लगे। यानी हमारे लोगों में ताकत है, स्ट्रेंथ है, दिमाग है, सोचने की शक्ति है, क्षमताएं हैं। हमारे जो स्टार्टअप्स हैं, वो स्टार्टअप्स 79 स्टार्टअप्स ऐसे हैं जो कि जिनका जिसे बोलना चाहिए ना कि यूनिकॉर्न वो कहलाते हैं, जिनका वैल्यूएशन $1 बिलियन के ऊपर पहुंच गया है। ऐसे 79 है। तो ये सब जो है हमारे आज के यूथ को जाता है कि इन्होंने एक कॉन्सेप्ट बनाया। आज आप सोचिए, फैक्ट्रियों का स्वरूप, बिजनेस का स्वरूप, इंडस्ट्रीज का स्वरूप बदल गया है। पहले आपको हर चीज के लिए बाजार जाना पड़ता था, आज हर चीज आपके घर पे आने के लिए तैयार है, बस आप नोट खर्च करने की हिम्मत रखते हैं। आपको घर बैठे गोल्ड आ जाएगा, आपको घर बैठे मेडिसिन आ जाएगी, घर बैठे कार आ जाएगी, घर बैठे लैपटॉप आ जाएगा, घर बैठे मोबाइल आ जाएगा, आपका खाना आ जाएगा। आपको यदि बीमार हो तो फिजियोथेरेपिस्ट, डॉक्टर, नर्स सब घर पे आ जाएंगे और घर पे इलाज कर देंगे। और सिर्फ ऑनलाइन और पोर्टल्स के माध्यम से और मोबाइल के माध्यम से आप ये सब काम कर सकते हैं। सिर्फ पैसे खर्च करना, यानी ये कितने स्मार्ट लोग हैं, इन्होंने आपके सारे पैसे खर्च करवा दिए हैं। आपको विभिन्न प्रकार के शौक लगवा के इंडस्ट्रियलिस्ट को अपने प्रोडक्ट को ऐसा डिजाइन करना चाहिए कि जो कि कस्टमर की प्रॉब्लम को सॉल्व करे। मैं एंटरप्रेन्योर की यदि परिभाषा कहूं, तो एंटरप्रेन्योर की परिभाषा क्या होती है? मनुष्य की व्यवहारिक समस्याओं का व्यापारिक समाधान,
भाई आज मैं यहाँ बैठा हूँ और मुझे आप लोगों से वार्तालाप करना है, तो मैं कैसे कर पा रहा हूँ? टेक्नोलॉजी की मदद से, कंप्यूटर की मदद से, लैपटॉप की मदद से, मोबाइल फोन की मदद से। तो ये जो है मेरे को एक सुगमता मिली, नहीं तो आप सोचिए कि हम कब मिलते, हम कब आपसे मुखातिब होते। तो ये एक प्रकार का हमारे लिए सपोर्ट है। फिर आप यदि गर्मी में बैठे हैं, आपको फैन की जरूरत पड़ रही है, तो वो भी एक एंटरप्रेन्योर ने बनाया है। एसी यदि लगाया है, वो एंटरप्रेन्योर ने बनाया है। आपको पैदल चलना ना पड़े, कार है तो कार एक एंटरप्रेन्योर ने बनाई है, साइकिल एक एंटरप्रेन्योर ने बनाया है। तो देखा जाए तो हम चारों तरफ से एंटरप्रेन्योर की सर्विसेज से हैं। और सफल एंटरप्रेन्योर कौन है? जिसने कस्टमर को कभी प्रोडक्ट बेचा नहीं है। जो एंटरप्रेन्योर कस्टमर को प्रोडक्ट बेचने की दृष्टि से व्यापार करता है, वह व्यापारी नहीं है। व्यापारी वो है जो अपने उत्पाद और सेवाओं से बेनिफिट्स बेचे, अपने लाभ बेचे कि साहब आप जो है ये मोबाइल ले लीजिए, इसमें ये बेनिफिट्स है, इसमें ये बेनिफिट्स है। तो ये जो बेनिफिट है, ये एंटरप्रेन्योर की डेफिनेशन और एंटरप्रेन्योरशिप कॉन्सेप्ट है। अपॉर्चुनिटी, एमएसएमई सेक्टर में अपॉर्चुनिटी क्या है? क्या बोलते हैं कि साहब हमारे को जो है कौन सा प्रोडक्ट ले। देखिए साहब, सबसे पहले तो हमने हमेशा एंटरटेनमेंट और सर्विस सेक्टर और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स और एक्सपोर्ट्स, इनको बिल्कुल एक तरफ रखा है, जबकि ये बहुत पैसा कमा सकते हैं, बहुत पैसा कमा के दे सकते हैं। आप कहेंगे कि साहब ये आईपीआर क्या होता है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट क्या होता है? आज आपका स्लोगन है मारो व्यापार मारी प्रगति। यदि आपने स्लोगन ट्रेडमार्क करवा रखा है, तो कल से कोई इसकी कॉपी नहीं कर सकता है। यदि कल से कोई कॉपी करेगा, तो आप उससे डैमेज ले सकते हैं, प्रॉफिट शेयरिंग कर सकते हैं उससे। जैसे आप लोगों ने मॉस्किटो रिपेलेंट मैट, जो एक जेट की आती थी, है ना, वो हमारे इंदौर का एक व्यापारी थे मतलानी साहब, उन्होंने इसको डेवलप किया था और इन्होंने इसका ट्रेडमार्क जेट रखा। 1987 में 27 लाख रुपए से शुरू किया, बैंक क्लर्क की नौकरी छोड़ के। 1995 तक इनका जेट का ब्रांड पूरे इंडिया में छा गया। गोदरेज ने कहा कि मतलानी साहब, हमें आपका केवल ब्रांड चाहिए, हमारे पास टेक्नोलॉजी है, हमारे पास व्यापारी है, सब कुछ, हमें ब्रांड दे दीजिए आप मानेंगे 27 लाख में जो पैसा लगा के एम्पायर खड़ा किया था, वो उन्होंने 30 करोड़ रुपए में बेचा। और किससे? नाम से। तो ये नाम का बहुत महत्व है। आप भी अपना बिजनेस का कोई नाम रखते हैं तो उसका ट्रेडमार्क कराएं, ताकि कोई उसकी कॉपी ना कर सके। क्योंकि एक बार कॉपी यदि कोई करने लगे, आपका बिजनेस हिट हो गया और कॉपी करने लगा, फिर आपको प्रूव करना पड़ेगा कोर्ट में कि साहब ये मेरा ही प्रोडक्ट था। तो आप ट्रेडमार्क बिजनेस में जरूर करवाएं, चाहे मैन्युफैक्चरर हो, सर्विस प्रोवाइडर हो या ट्रेडर। फिर आपको इनोवेशन करते हैं तो उसका पेटेंट कराएं। आपके गुजरात में पाटन पटोला है, ठीक है, और भी कुछ बीकानेरी भुजिया राजस्थान का है। ऐसे हर प्रोडक्ट का, हर एरिया के कुछ प्रोडक्ट होते हैं, बर्थ प्लेस ऑफ प्रोडक्ट। जैसे महेश्वरी साड़ी, चंदेरी साड़ी, आगरे का पेठा, कोल्हापुरी चप्पल, ठीक है, इन झाबुआ का कड़कनाथ चिकन, ये सब जीआई, जोग्राफिकली इंडिकेशन प्रोडक्ट्स हैं। तो इनका एक कम्युनिटी राइट होता है। ये रतलामी सेव, आज आपके गुजरात, महाराष्ट्र सब दूर रतलामी सेव लिखी जाती है, जबकि रतलामी सेव, रतलाम जो इंदौर से 150 किलोमीटर दूर है, उसके सोसाइटी का राइट है, पर वो सोसाइटी वाले अपना राइट नहीं ले रहे हैं। अदरवाइज आज जो भी रतलामी सेव लिखेगा, उसको उसका प्रॉफिट रतलाम की सोसाइटी वालों को देना पड़ेगा। तो मैं आपको जीआई क्यों बता रहा हूँ? मैं इसलिए बता रहा हूँ कि कल से आपका कोई प्रोडक्ट है जो आपके गांव में, पर्टिकुलर आपके ही गांव में प्रोड्यूस होता है ज्योग्राफिकल और क्लाइमेटिक कंडीशंस के कारण, तो आप उसका जीआई कराएं और उसका राइट लें। उसका फायदा ये होगा कि आपको राइट लेने से आपको फायदा ये होगा कि कल से कोई उसको यूज आपके बिना रिटर्न कंसेंट के नहीं कर पाएगा। तो आप एक फायदा लीजिए। एंटरटेनमेंट सेक्टर बहुत बड़ा सेक्टर हमारा है। आज हम देखिए, साउथ कोरिया के जो बच्चे हैं, आज हम हमारे यूथ को कहाँ ले जा रहे हैं? 14 से 17 साल के साउथ कोरिया के बच्चे जो है करोड़ों रुपए के म्यूजिकल कॉन्सर्ट करते हैं। उसकी जो टिकट्स हैं वो मिलती नहीं है, ऑनलाइन सब सेल हो जाती है, और वो लाखों करोड़ों रुपए कमा रहे हैं। कैसे? एक उनके पास आर्ट है कि सिंगिंग का है, डांसिंग का है, कोई इंस्ट्रूमेंट्स का है। तो ये चीजें भी आपको पैसा कमा सकती है। इसके पहले किसी ने इन चीजों के बारे में भारत ने तो सोचा ही नहीं, क्योंकि भारत की इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट पॉलिसी, जो बौद्धिक संपदा अधिकार बोलते हैं, हम लोग 1947 में आजाद हुए, हमारी पॉलिसी 2016 में आई। तो हमें हमारा इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, हमारे बच्चों का जो ब्रेन है, कल से आपका कोई बच्चा
कोई कार का डिजाइन कर सकता है, कोई बॉटल का डिजाइन कर सकता है, कंप्यूटर मोबाइल का डिजाइन करे तो उसका डिजाइन रजिस्ट्रेशन कराए। अभी एक इंदौर में एक हुआ है, 5 साल के लड़के ने एक बॉटल का डिजाइन का रजिस्ट्रेशन करवाया है। तो ये डिजाइन रजिस्ट्रेशन का भी बहुत महत्व है। आज ये डिजाइन से एस्थेटिक लुक बढ़ता है और रजिस्ट्रेशन आराम से हो जाता है। आप में से कोई बहुत अच्छा राइटर हो सकता है, बहुत अच्छा लेखक हो सकता है, बहुत अच्छा किताब लिख सकता है, कोई अच्छा नाटक बना सकता है। आप उसका कॉपीराइट करवाइए। वो कॉपीराइट करके आपने जैसे मान लो कोई फिल्म का नाम सोचा, अब वो फिल्म का नाम यदि कोई छोटा सा हीरो बनाने आएगा तो बोलेगा साहब वो उस ऑर्गेनाइजेशन के एक व्यक्ति के नाम है, तो आप उसको कहोगे साहब 5 लाख रुपए दे दो। यदि सलमान खान आएगा, शाहरुख खान आएगा, तो आप कहोगे कि साहब 2 करोड़ रुपए चाहिए, मैं नाम तभी दूंगा। तो ये पावर होता है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट का, और इसका भी रजिस्ट्रेशन होते हैं। और बड़े आराम से आप आपके जो भी क्रिएटिविटी है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी मतलब आपके जो ब्रेन का क्रिएशन है, वो आपको पैसा दिला सकता है। फिर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एनेबल्ड सर्विसेज, डिजिटल मार्केटिंग, साइबर सिक्योरिटी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप आपके बच्चों को स्पेशल साइबर सिक्योरिटी की ट्रेनिंग करवाएं ताकि ये जो साइबर क्राइम्स हैं इसको रोका जाए। साइबर क्राइम को आपने रोका तो प्रशासन का भी सहयोग करोगे, पुलिस का भी सहयोग करोगे और सोसाइटी को सपोर्ट करोगे। और इस लाइन में बहुत ज्यादा जरूरत आवश्यकता है। कोई बोलता है ना कि कैरियर किसमें, आप साइबर सिक्योरिटी में जाओ, काफी कैरियर अपॉर्चुनिटीज है। फिर सेमीकंडक्टर चिप्स, हमारा पूरा सेमीकंडक्टर हम इंपोर्ट करते हैं। हो सकता है नेक्स्ट 5 to 7 ईयर्स में जो पॉलिसीज चल रही है उससे सेमीकंडक्टर, इलेक्ट्रिक व्हीकल, सोलर एनर्जी में हम सुपर पावर बन जाएं। फिर हम हमारे ट्रेडिशनल प्रोडक्ट के बारे में सोचना चाहिए, हमारे मसाले, हमारा हल्दी, अगरबत्ती। अगरबत्ती को गवर्नमेंट ने कैसे सपोर्ट करा, अगरबत्ती का पूरा इंपोर्ट रोक दिया। फिर काड़ी जो है सारी चाइना से आती थी, थाईलैंड से आती थी, वियतनाम से आती थी। तो जो त्रिपुरा है, नॉर्थ ईस्ट में त्रिपुरा जगह है, वहां पर बांबू प्रोडक्शन बहुत होता है। तो वहां गवर्नमेंट ने खूब सपोर्ट किया है और उस बांबू सपोर्ट के कारण आज पूरे की पूरी इंडिया की अगरबत्ती का जो बांबू है, स्टिक्स, वो त्रिपुरा से आ रहा है, कुछ गुवाहाटी से आ रहा है, कुछ पश्चिम बंगाल से आ रहा है। तो इसका अर्थ है कि हम हमारे रिसोर्सेज का यूज करें और इंपोर्ट के ऊपर डिपेंडेंसी कम करें। हनी एक बहुत अच्छा प्रोडक्ट है। हनी से अपना गला सही होता है। हल्दी के ऊपर भी अमेरिका वालों ने पेटेंट करा लिया था। हमने एक लड़ाई लड़ी थी हल्दी घाटी की, जो उस वक्त लड़ी थी, एक हल्दी घाटी की लड़ी अभी भी लड़ी है और हम जीते हैं और प्रूव किया है कि हल्दी भारत का ही है। मसाले हमारे बहुत ज्यादा मिडिल ईस्ट कंट्रीज और फॉरेन कंट्रीज में एक्सपोर्ट होते हैं। पापड़, पापड़ एक मशीन से बनता है और एक हाथ से बनता है। तो हाथ से जो पापड़ बनता है उसका टेस्ट अलग होता है, उसका एक्सपोर्ट डिमांड काफी अच्छा है। टॉय, टॉय हम जो है 15,000 करोड़ का टॉय इंपोर्ट करते थे, लेकिन अब भारत सरकार ने इस पे ड्यूटी 60%, पहले 20% थी, अब 60% कर दी। तो हमारा जो टॉय सेक्टर है अब वो पूरी तरह से आत्मनिर्भर हो रहा है और हम हमारे बच्चों के लिए टॉय इंडिया में ही बनेंगे। तो इसका अर्थ है कि ये बहुत बड़ा सेक्टर होने वाला है। इसके अलावा मछली पालन, पिसीकल्चर जिसको बोलते हैं, ये आज नेक्स्ट 5 इयर्स का सेक्टर यदि कोई पूछेगा कौन सा है तो ये मछली पालन, जिसको पिसीकल्चर कहते हैं। इसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 50 to 70% तक की भी सब्सिडी देती है। तालाब बनाने की भी सब्सिडी देती है फिशरी डिपार्टमेंट। और आपको पूरा मछली, उसका जो बीज है मछली, वो सब खरीदने के लिए भी पैसा देती है। तो ये पिसीकल्चर एक बहुत बड़ा सेक्टर है। इसके अलावा आयुर्वेदिक और हर्बल प्रोडक्ट, ये आजकल फॉरेन में यूज हो रहा है और हम लोग एलोपैथिक यूज ज्यादा कर रहे हैं, जबकि आयुर्वेदिक और हर्बल प्रोडक्ट का बहुत अच्छा, उसका कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है। एक यदि आपने कोई बच्चे इंजीनियरिंग माइंड के हैं, फैब्रिकेशन माइंड के हैं, तो उनके लिए डिफेंस इक्विपमेंट एंड टूल्स इस सेक्टर में जाना आवश्यक है, क्योंकि भारत सरकार ने लगभग 201 प्रोडक्ट को आइडेंटिफाई किया है कि जो हम केवल भारत से और भारत की कंपनियों से खरीदेंगे। तो ये सारे सेक्टर आपके हेल्प में रहेंगे और आपके बिजनेस को एक नई डायरेक्शन देने के लिए सक्षम है। अब हमारा डिपार्टमेंट कैसे सपोर्ट कर सकता है? हम लोग विभिन्न प्रकार की ट्रेनिंग प्रोग्राम्स चलाते हैं। एक इंडस्ट्रियल मोटिवेशन कैंपेन होता है जो 1 या 2 दिन का होता है। एजुकेटेड अनएम्प्लॉयड यूथ, वुमन, माइनॉरिटी, सभी कम्युनिटी के लिए होता है। ये फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। एक होता है एंटरप्रेन्योरशिप अवेयरनेस प्रोग्राम, जो कि 10 दिन का होता है। इसमें जो चीज 1 दिन में सिखाई या 2 दिन में सिखाई जाती है, बिजनेस कैसे स्टार्ट करें, सरकार की योजनाएं क्या हैं,
फंडिंग स्कीम्स क्या है, मार्केटिंग कैसे करना है, इन्वेंट्री कैसे करना है। तो आप जिस भी शहर में रह रहे हैं, हर शहर में हमारा MSME का ऑफिस है, वहां जाइए। और अभी इस साल तो कोई प्रोग्राम आए नहीं है क्योंकि कोविड के कारण बहुत सारे जो है लोग इंटरेक्शन, फिजिकल इंटरेक्शन बंद है। तो ये जो है जब ये प्रोग्राम होंगे तो आप जरूर अटेंड करिए। इसमें पुरुषों के लिए 100 रुपए फीस एंटरप्रेन्योरशिप अवेयरनेस प्रोग्राम में, और महिलाओं के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है। और एक एंटरप्रेन्योरशिप स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम होता है, जैसे कोई बैग बना सकता है, फर्नीचर बना सकता है, इलेक्ट्रिशियन, प्लम्बर, कारपेंट्री, ठीक है, या छोटे छोटे काम करने वाले सेक्टर, तो उसकी जो स्किल बेस्ड ट्रेनिंग दी जाती है। फूड प्रोसेसिंग में पिकल्स, मुरब्बा, अचार, जैम, जेली, स्क्वैश, टोमेटो केचप, टोमेटो सॉस, इस प्रकार के प्रोडक्ट, या पापड़, इस प्रकार के प्रोडक्ट बनाने की ट्रेनिंग दी जाती है। ये 30 दिन का होता है। एक होता है मैनेजमेंट डेवलपमेंट प्रोग्राम, जिसमें फाइनेंस मैनेजमेंट, बिजनेस मैनेजमेंट, एक्सपोर्ट मैनेजमेंट, इंपोर्ट मैनेजमेंट, टैक्स मैनेजमेंट, GST, इन सब के ऊपर ट्रेनिंग दी जाती है। ये सब प्रोग्राम हम कर चुके हैं। तो आप लोग इन प्रोग्राम्स में पार्टिसिपेट कीजिए, बहुत बढ़िया ट्रेनिंग होती है और इससे आपको पैसा भी कम लगता है। बस एक चीज है, अटेंशन इसमें बहुत ज्यादा है। 5-5, 6-6 घंटे की क्लासेस रहती है, वो आपको अटेंड करना जरूरी है। अब आप कहेंगे कि हमें और क्या सपोर्ट मिलता है, तो अब आपके लिए, क्योंकि आपका मैंने पूरा स्ट्रक्चर देखा है, आपके इसमें मैंने देखा है कि एक NGO है, उसके अंदर भी छोटे 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 ग्रुप्स बने हुए हैं। उसमें आर्टिसंस भी हैं, कुछ स्किल्ड वर्कफोर्स भी हैं, कुछ मैनेजर भी हैं, कुछ ट्रेडर भी हैं। तो आप, हमारी एक स्कीम है, स्फूर्ति बोलते हैं उसको, अ स्कीम फॉर फंड ऑफ रीजनरेशन ऑफ ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज। जो हमारी पुरानी इंडस्ट्रीज है, जैसे हैंडलूम है, हैंडीक्राफ्ट है, कारपेट मेकिंग है, जूट बैग मेकिंग है, अगरबत्ती है, ठीक है, इस प्रकार का कोई क्लस्टर बनता है पर्टिकुलर एरिया में, और इसमें 500 से कम आर्टिसंस, जो काम करने वाले 500 से कम यदि रहते हैं, तो आपको 2.5 करोड़ रुपए की सब्सिडी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से मिलती है स्फूर्ति स्कीम में। और यदि 500 आर्टिसन से ज्यादा होंगे तो आपको जो है 5 करोड़ की स्कीम का बेनिफिट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से मिलता है। तो ये स्कीम का आप जरूर फायदा लीजिए, स्कीम जो है स्फूर्ति स्कीम का। और दूसरा जो है कि यदि आप अपने यहाँ पर कोई ट्रेनिंग सेंटर स्थापित करना चाहते हैं, तो यदि कोई गवर्नमेंट एजेंसी करेगी तो पूरा 1 करोड़ का सपोर्ट है, फुल सपोर्ट, 100% सपोर्ट। लेकिन कोई प्राइवेट एजेंसी करेगी तो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मोड पे यदि सेटअप होता है तो 50% सब्सिडी जो है, 50 लाख मैक्सिमम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया देता है, 50 लाख आपके ऑर्गेनाइजेशन को बियर करना पड़ेगा। तो आप तो यही करिए, सबसे पहले जो स्टेट गवर्नमेंट है उनकी एजेंसी से, उनके माध्यम से उनको बोलिए कि साहब आप हमारे लिए ट्रेनिंग सेंटर डेवलप करवाइए। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की स्कीम है एस्पायर, a scheme for promotion of innovation, rural industry and entrepreneurship। तो एस्पायर स्कीम में आप ये इस प्रकार के बिजनेस इंक्यूबेशन एस्टेब्लिश करवाइए। और स्फूर्ति में डायरेक्ट आपको फंडिंग KVIC, खादी विलेज इंडस्ट्री कमीशन, उसके माध्यम से आपको मिल सकता है। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट है कि साहब हम हमारे प्रोडक्ट बना तो लेते हैं, बेचे कहाँ। भारत सरकार खुद एक बहुत बड़ा खरीदार है और हमने एक 25% पब्लिक प्रोक्योरमेंट पॉलिसी बनाई है कि जो भी यदि 100 रुपए का सामान भारत सरकार खरीदेगी तो 25 रुपया माइक्रो और स्मॉल, इसमें मीडियम को इंक्लूड नहीं किया है, तो माइक्रो और स्मॉल से ही खरीदना है। तो आपका जो है 25% खरीदारी का गारंटी जो है, मतलब टेंडर निकलेगा, आपको पार्टिसिपेट करना, ऑल इंडिया में आपका सिलेक्शन होता है तो 25% के आपको ऑर्डर मिल सकता है। इसमें रिजर्वेशन भी है, 25% में 18% जनरल कैटेगरी का, 3% जो है महिलाओं के लिए है। तो क्या होता है कि अभी महिलाएं 0.6% पार्टिसिपेट कर पा रही है टेंडर में, और SC/ST 4% का रिजर्वेशन है। SC/ST भी 0.6 to 0.67 के बीच में पार्टिसिपेट कर पा रहे हैं। तो आपको एक अपॉर्चुनिटी है, गवर्नमेंट सेक्टर, जितनी भारत सरकार के जितने भी उपक्रम, चाहे गेल हो, NTPC हो, रेलवे हो, रक्षा मंत्रालय हो, ठीक है, IRCTC हो, पब्लिक सेक्टर बैंक्स हो, इन सब में आपको रिजर्वेशन मिलता है भारत सरकार की 25% पब्लिक प्रोक्योरमेंट पॉलिसी के तहत। इसमें उद्यम रजिस्ट्रेशन होना जरूरी है और ये केवल मैन्युफैक्चरर और सर्विस प्रोवाइडर के लिए होता है, ताकि आप टेंडर में जब भाग लेंगे तो आपको धरोहर राशि जमा करनी पड़ती है, वो जमा करने की जरूरत नहीं है। तो यही इसका सबसे बड़ा एडवांटेज है। फिर एक बहुत इंपॉर्टेंट स्कीम है कि साहब हमने प्रोडक्ट बना लिए, पर हम इसकी मार्केटिंग कैसे करें, हम बताएं कैसे कि हम ये प्रोडक्ट बना रहे हैं और इसकी क्वालिटी ये है, इसका डिजाइन ये है, इसका स्पेसिफिकेशन ये है, इसकी प्राइस ये है। तो भारत सरकार की हमारी स्कीम है
प्रोक्योरमेंट एंड मार्केटिंग सपोर्ट, PMS, उसके तहत यदि आप मेट्रो सिटी दिल्ली, बंबई, कलकत्ता, मद्रास में यदि एग्जीबिशन में पार्टिसिपेट करते हैं तो 1.5 लाख रुपया हमारा डिपार्टमेंट देता है, जिसमें आप एयर फेयर, फ्रेट, पब्लिसिटी और स्टॉल चार्ज यूज कर सकते हैं। यदि छोटा शहर है जैसे इंदौर है, भोपाल है, ग्वालियर है, पूना है, तो वहां 1 लाख रुपए सब्सिडी है। और यदि और छोटा शहर है जैसे कोल्हापुर है, ठीक है ना, या सतना है, या अभी मैं मध्य प्रदेश का है सतना, या और भी अहमदनगर है, महाराष्ट्र का यदि कॉन्सेप्ट देखें तो ऐसे मिले 80,000 रुपए का रिइंबर्समेंट है। और इसमें 100% पूरा की पूरा पैसा मिलता है महिला एंटरप्रेन्योर को, और जो पुरुष उम्मीदवार हैं उसको 80% मिलता है। तो ये एक बहुत अच्छी स्कीम है अपने मार्केटिंग को प्रमोट करने के लिए। फिर आप में से कोई कहे कि साहब जो है हमें तो फॉरेन की जो एग्जीबिशंस होती है, हम कुछ हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट बनाते हैं, जूट प्रोडक्ट बनाते हैं, हैंडलूम के प्रोडक्ट बनाते हैं जिसको हम विदेश में बेचना चाहते हैं, तो भारत सरकार 700 फेयर्स में पार्टिसिपेट करता है ऑल ओवर ग्लोब में। और इसमें आप यदि पार्टिसिपेट करने जाते हैं तो एक व्यक्ति को 5 लाख रुपए की सब्सिडी है, जिसमें जो 3 लाख तक का तो स्पेस रेंट है, और 1.5 लाख का जो है एयर फेयर है, और 50,000 फ्रेट का है। तो इस तरह से टोटल 5 लाख रुपए एक। लेकिन ये किसको मिलता है? ये ग्रुप को मिलता है कि इसमें अप्लाई पूरे ग्रुप को। एक एनजीओ जैसे आज आपका है अलमदद, एक प्रकार का बिजनेस ग्रुप है, आप रजिस्टर्ड होंगे, पुराना मिनिमम 3 साल वाले होंगे, ऑडिटेड बैलेंस शीट होगी आपकी, तो आप खुद अपने में से किसी 10 लोग 20 लोग को सिलेक्ट कर लीजिए और बताइए कि साहब ये स्कीम में जो आपके फेयर की लिस्ट है, उस फेयर की लिस्ट में इस जगह पर हमारे लोग पार्टिसिपेट करना चाहते हैं। आपको पूरे मार्किंग करके, नंबरिंग करके इनको भेजना है। तो जब वो चला जाएगा वहां पर, तो फिर जो है वहां से आपके रिकमेंडेशन पे उनका अप्रूवल हो जाएगा। तो आपने यदि 10 लोगों को भेजा तो हर प्रत्येक एंटरप्रेन्योर को 5 लाख रुपए का सब्सिडी भारत सरकार की ओर से मिलता है अधिकतम। तो ये बेनिफिट आप इंटरनेशनल के लिए, जैसे मैंने खुद ने 45 लोगों को फॉरेन भेजा है, और उसमें आपकी कम्युनिटी के कम से कम 20 से 25% है जो कि हैंडलूम, लेदर और प्लास्टिक के प्रोडक्ट्स लेकर फॉरेन में गए हैं, रेडीमेड गारमेंट्स के भी प्रोडक्ट लेके गए हैं, और काफी अच्छा अर्निंग भी करके आए हैं। तो आप ये स्कीम जो है इंटरनेशनल कोऑपरेशन स्कीम, इसका माध्यम से आप इसका बेनिफिट ले सकते हैं। आप यदि एक्सपोर्ट करते हैं कि साहब हम तो एक्सपोर्ट करते हैं, तो आप एज ए ट्रेडर के रूप में यदि एक्सपोर्ट करते हैं तो आपको बैंक से लोन की जरूरत पड़ती है। तो यदि आपके पास एक्सपोर्ट ऑर्डर है ना, अगेंस्ट LC, लेटर ऑफ क्रेडिट, एक्सपोर्ट ऑर्डर है, तो आपको जो बैंक से फंड मिलेगा, यदि आपका उद्यम रजिस्ट्रेशन है और एक कोड होता है इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड, वो भी ऑनलाइन 250 रुपए में मिलता है। ठीक है, तो वो आप यदि ये दोनों चीजें हैं तो आप जो है एक्सपोर्ट करें, बैंक से फंडिंग लें, तो यदि रेट ऑफ इंटरेस्ट मान लो 10% है, तो उसमें 3% की छूट जो है वो मर्चेंट एक्सपोर्टर या ट्रेडर्स एक्सपोर्टर को मिलती है। और यदि आप मैन्युफैक्चरर एक्सपोर्टर हैं, ये कोई प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग करते हैं फिर उसका एक्सपोर्ट करते हैं, तो आपको 5% इंटरेस्ट की छूट है। तो मैन्युफैक्चरर को 5% और मर्चेंट को 3%। तो इसमें ये बेनिफिट है कि यदि बैंक का लोन 10% है तो आपको 5% पे लोन मिल जाएगा, फंड मिल जाएगा। और यदि आप मर्चेंट एक्सपोर्टर या ट्रेडर हैं तो आपको 7% मैक्सिमम, यानी 3% की छूट मिलेगी। तो यदि 10% रेट है तो 3% की छूट मिलकर 7% पे आपको ये फंड मिल जाएगा। तो ये एक बहुत अच्छा इंसेंटिव है जिसको बनना चाहिए एक्सपोर्ट करने के लिए। इसके अलावा रॉ मटेरियल खरीदो या मशीन खरीदो तो ड्यूटी एग्जम्पशन हो सकता है, पर उसमें कुछ एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन पूरे करने पड़ते हैं। तो ये भी एक बेनिफिट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से है। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट स्कीम है जो मैंने सबसे पहले कहा कि हम लोग प्रोडक्शन तो बहुत करते हैं लेकिन स्टोरेज नहीं कर पाते। तो यदि हम कोई स्टोरेज बनाना चाहते हैं तो स्टोरेज के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एक एग्रीकल्चर मार्केटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर की स्कीम है, जिसमें या तो इंडिविजुअल या फार्मर्स का ग्रुप या जो आप जैसी सोसाइटी का ग्रुप कोई इस प्रकार का कार्य करना चाहे, चाहे सेल्फ हेल्प ग्रुप हो, एनजीओ हो, कोऑपरेटिव सोसाइटी हो, कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन हो, ऑटोनोमस बॉडी हो, ठीक है, तो ये सब जो है इस स्कीम के लिए एलिजिबल है। उस स्कीम के तहत आपको 25% जो है सब्सिडी मिलती है स्टोरेज बनाने के लिए यदि आप शहरी क्षेत्र में करते हैं, और ग्रामीण क्षेत्र में 33.33%, उसमें महिलाओं को भी 33.33% है।
और एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड कि यदि आप कोई लोन लेते हैं तो आपको 2 करोड़ तक की कोलेटरल फ्री लोन गारंटी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा मिलता है और 3% का छूट मिलता है। तो यदि बैंक का लोन 10% है तो 3% छूट मिलकर 7% पे आपको ये लोन मिल सकता है, जिसको फार्म गेट इंफ्रास्ट्रक्चर कहते हैं। ये बहुत अच्छी स्कीम है। जो मैं सबसे पहले कहा था 6 करोड़ 34 लाख एमएसएमई है, 85% अनरजिस्टर्ड है। आप जो है 10,000 रुपया, हो सकता है आप में से कुछ लोगों ने इसका यूज किया होगा, जैसे हमारे मध्य प्रदेश में 10,000 रुपया जिन लोगों ने लिया था, जिसका इंटरेस्ट फ्री लोन है, 10,000 रुपए देके आप आपका छोटा मोटा स्ट्रीट वेंडर का काम कर सकते हैं। और यदि आपने 10,000 चुका दिया तो अगले किस्त में 20,000 रुपए भी दिया जा रहा है। तो ये एक बहुत अच्छी स्कीम है, इसका आपको बेनिफिट लेना चाहिए। और इसमें आपका एसोसिएशन को इन स्कीम्स का पढ़ के रिस्पॉन्सिबल ऑफिसर से मिलके उनको बुलवाकर उनसे जो भी कमी पेशी हो उसको करवा के अपने ऑफिस से इनके प्रपोजल्स को आपको मूव कराना चाहिए। फिर ये क्लस्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम की स्कीम है, ये भी क्लस्टर और ग्रुप में है। मिनिमम 20 का कंडीशन भारत सरकार का है, पर आप मिनिमम 50 लोगों का ग्रुप लेकर चलिए। तो इसमें भी यदि 18 ये सब माइक्रो एंटरप्राइज हैं या महिलाएं हैं या विलेज में हैं और ये क्लस्टर बनाते हैं, कोई प्रोडक्ट का मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट का बनाते हैं या सर्विस सेक्टर का बनाते हैं, तो आपको यदि 20 करोड़ का प्रोजेक्ट है तो 18 करोड़ भारत सरकार देता है, मतलब 90%। और यदि आपका महिलाएं, सब महिलाएं नहीं है या 50% जो है एमएस स्मॉल वाले नहीं है ना, माइक्रो वाले नहीं है, तो आपको जो है फिर करीब 70% ग्रांट है। यानी 20 करोड़ का 14 करोड़ या 20 करोड़ का 18 करोड़ मिल सकता है यदि आपका वो कम्युनिटी आता है तो। महिलाओं के लिए ये इसमें 70% जो है 90% जो है छूट है क्लस्टर में। तो ये बहुत अच्छी स्कीम है, पर इसमें बहुत ऑर्गेनाइज होने की जरूरत है, वेल प्लान की जरूरत है। इसमें मशीन कॉमन आ जाएगी और कॉमन मशीन का यूज, जैसे आपने सांझा चूल्हा का नाम सुना होगा जो हमारे नॉर्थ में बहुत चलता है। उसमें क्या होता है कि फर्नेस एक ही रहती है, लोग अपने घर से अपने बर्तन लेके आते हैं, अपना आटा लेके आते हैं, अपना पानी लेके आते हैं, अपना तेल लेके आते हैं और उस पर बना के अपने घर चले जाते हैं और फिर बची हुई प्रोसेसिंग वहां करके अपना प्रोडक्ट को बेच देते हैं। तो यही कॉन्सेप्ट है कि आपको एक मशीन जो है, कुछ कॉमन मशीनें रहेगी, उस पर आप आपका प्रोडक्शन कर लीजिए। आप खुद खरीद नहीं सकते क्योंकि बहुत महंगी है, पर आपको 90% की ग्रांट, 20 करोड़ में 18 करोड़ की ग्रांट भारत सरकार की ओर से। और इसमें अप्लाई ऑनलाइन होता है और ऑनलाइन से स्टेट गवर्नमेंट के पास जाता है, स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल के पास जाता है और सेंट्रल से अप्रूवल होकर आपको पैसा और फंडिंग मिलता है और 1.5 साल में ये पूरा प्रोजेक्ट कंप्लीट करना पड़ता है। तो ये बहुत अच्छी स्कीम है। आपकी जो कुछ जो संगठित लोग हैं यदि वो चाहेंगे तो हम इसके ऊपर और भी आगे सेशन कर सकते हैं। फूड और एग्रो बेस्ड, ये बहुत अच्छी स्कीम है। ये जब से कोविड आया है उसके लिए आई है। ये आप भारत में लगभग 700 डिस्ट्रिक्ट है, हर डिस्ट्रिक्ट का एक कोई प्रोडक्ट होता है, तो वो एग्रो बेस्ड प्रोडक्ट है। जैसे हमारा मध्य प्रदेश इंदौर का जो है वो आलू है, पोटैटो। मैं जहाँ तुर्रा में रहता हूँ वहाँ का जो प्रोडक्ट है वो काजू है। तो यदि मेरा इंदौर का कोई नया लड़का चाहता है कि साहब मैं आलू के ऊपर आधारित कोई उत्पाद करूं, तो 28 लाख रुपए की यदि मशीन लगा के पैसा लगाया है तो 28 लाख में से 10 लाख रुपए उसको सब्सिडी के रूप में मिल जाएगा। और यदि ये जो है कोई मेघालय में काजू बनाना चाहता है तो भी वही 28 लाख और 10 लाख रुपए का सपोर्ट। पर यदि आप ग्रुप में करोगे तो ग्रुप में 40,000 रुपया पर मेंबर को छोटे मोटे टूल्स के लिए पैसा भी मिलता है और पूरा ग्रुप इस स्कीम का एक साथ फायदा उठा सकता है। तो आप भी अब आपकी डिस्ट्रिक्ट में पूछिए या मैं आदिल जी को शेयर कर दूंगा कि आप, आदिल जी मुझे डिस्ट्रिक्ट बता दे, मैं उनका प्रोडक्ट बता दूंगा कि साहब ये प्रोडक्ट ये डिस्ट्रिक्ट में है, या वो लिस्ट में शेयर कर दूंगा। तो आप उस प्रोडक्ट के ऊपर फोकस करके अपनी इंडस्ट्री डालिए। तो आपको ये गवर्नमेंट का प्राइम मिनिस्टर फॉर्मुलेशन ऑफ माइक्रो एंटरप्राइजेस, और इसमें सरकार यही कहती है आप उद्यम रजिस्ट्रेशन लें, इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड लें। यदि फूड आप मैन्युफैक्चर कर रहे हैं तो एक फसाई होता है FSSAI, उसका रजिस्ट्रेशन लें ताकि आप एक ऑर्गेनाइज और फॉर्मल तरीके से बिजनेस में आएंगे। बैंक वालों के पास जा सकते हैं कि साहब हमारे पास ये सारे सर्टिफिकेशन और रजिस्ट्रेशन है जो कि भारत सरकार के हैं, तो उससे आपकी फाइल मोटी होती है और आपको फंडिंग मिलने में आसानी होती है। ये बहुत अच्छी स्कीम है। इसका बस यूटिलाइजेशन करने के लिए आपको थोड़ा सा डेडिकेशन, हार्डवर्क
और नॉलेज की आवश्यकता है। आप बैंक में जाते हैं तो बैंक कहता है मॉर्गेज लाओ, कोलेटरल लाओ। आप कहिए साहब भारत सरकार की सीजीटी एमएससी स्कीम है, जो कि माइक्रो और स्मॉल, सूक्ष्म और लघु उद्योग के लिए ही है, जिनका उद्यम रजिस्ट्रेशन है, तो 2 करोड़ तक का लोन आपको मिल सकता है, जिसमें 75% आपके लोन की गारंटी भारत सरकार लेता है, 25% के लिए आपको कुछ रखना पड़ सकता है, और इसमें 2 करोड़ तक का आपका मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर के लिए है। यदि आप ट्रेडर हैं तो ट्रेडर के लिए 1 करोड़ का अधिकतम जो है लोन है कोलेटर फ्री, लेकिन उसमें 50% की गारंटी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लेता है, 50% आपको देखना पड़ता है, तो 50 लाख आपको कोलेटर फ्री मिल सकता है। यदि महिलाएं हैं तो महिलाओं को 5 लाख का 85% तक का भी गारंटी कवर मिलता है, यदि उनका लोन 5 लाख तक का है। तो सीजीटी एमएससी क्रेडिट गारंटी ट्रस्ट माइक्रो स्मॉल एंटरप्राइज, इसके तहत आपको ये फंडिंग मिल सकता है। आपको कंसर्न बैंक में जाके अप्रोच करना पड़ता है डायरेक्ट। ये ट्रेडर्स के लिए मैं ऑलरेडी आपको बता दिया हूँ, जो 2018 से स्टार्ट हुई थी, कि इसमें भी आपको जो है 50% का कंट्रीब्यूशन है। अब मैंने अभी तक जितनी भी स्कीम बताई है उनमें 80% जो वो हैं जिनके ऑलरेडी उद्योग है, चाहे वो सेवा है, मैन्युफैक्चरिंग है ना, मैन्युफैक्चरिंग है, उत्पादन है या सेवा है। अब आप में से कई लोग यूथ होंगे, नए होंगे कि साहब हमें तो इंडस्ट्री स्टार्ट करना है। अब उसके लिए गवर्नमेंट क्या सपोर्ट करती है? हमारे पास कोई एक्सपोजर नहीं है, कोई एक्सपीरियंस नहीं है, हम नई उद्योग प्रारंभ करना चाहते हैं, तो ये स्कीम्स लिखी हुई है। इसमें सबसे पहली स्कीम है पीएमईजीपी। ये सबसे पहले मैंने इसलिए बताई है क्योंकि पीएमईजीपी स्कीम में सबसे ज्यादा बेनिफिट है, सब्सिडी है, बाकी किसी स्कीम में बेनिफिट या सब्सिडी नहीं है। पीएमईजीपी स्कीम, हाँ, इसमें आपको प्रोजेक्ट कॉस्ट, यदि आपका सर्विस सेक्टर है तो 10 लाख है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है तो 25 लाख है। तो 10 लाख के अंदर वाली इंडस्ट्री जो सेवा में है, और मैन्युफैक्चरिंग में 25 लाख वाली स्कीम है। ठीक है, इन्होंने कभी भी कोई सरकारी सब्सिडी पहले कभी नहीं ली हो, वो ही इसमें एलिजिबल या पात्र होगा। इसमें सभी प्रकार की इंडस्ट्रीज आएगी, कुछ इंडस्ट्रीज को एग्जम्पशन किया गया है। स्कीम का नाम है प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम, पीएमईजीपी। ये भारत सरकार की केंद्रीय कार्यालय जो केवीआईसी है, खादी विलेज इंडस्ट्री कमीशन, उसके द्वारा संचालित हमारे डिपार्टमेंट मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई की स्कीम है। इसमें आप यदि सामान्य श्रेणी के पुरुष हैं और आप यदि शहर में मैन्युफैक्चरिंग या सर्विस सेक्टर इंडस्ट्री डालते हैं तो आपको 15% की सब्सिडी है, और यदि आप ग्रामीण क्षेत्र में यदि इंडस्ट्री डालते हैं तो आपको 25% की सब्सिडी है, यानी और 10% आपको आपकी जेब से लगाना पड़ेगा, बचा हुआ लोन हो जाएगा। अब यदि आप स्पेशल कैटेगरी है तो स्पेशल कैटेगरी में कौन कौन आता है? एससी आते हैं, एसटी आते हैं, ओबीसी आते हैं और माइनॉरिटी आते हैं। मतलब आप सब लोग इसके लिए एलिजिबल हो, जिसका नाम है पीएमईजीपी, जो कि सब्सिडी वाली स्कीम है। एक सर्विसमैन भी है, फिजिकली हैंडीकैप भी है, नॉर्थ ईस्ट वाले हिल के लिए भी है, और साथ में महिलाएं भी हैं। यदि सब महिलाएं हैं तो उनके लिए भी स्कीम जो है, शहर में 25% सब्सिडी और विलेज में 35% की सब्सिडी। केवल 5% अपना कंट्रीब्यूशन लगाना पड़ता है जब मार्जिन मनी, बाकी 25 से 35% की सब्सिडी इसमें अवेलेबल है, शहरी या ग्रामीण क्षेत्र को मिला के। तो ये बहुत अच्छी स्कीम है। 7 साल में लोन रीपेमेंट होता है। पीएमईजीपी पोर्टल है, ऑनलाइन अप्लाई करना पड़ता है। आपके ऑनलाइन सेंटर होंगे, वहां से ऑनलाइन अप्लाई हो जाएगा। जिला उद्योग केंद्र डीआईसी से यह रिकमेंड होके सेंट्रल गवर्नमेंट बैंक के पास जाता है, और बैंक उसको अप्रूवल, रिजेक्ट या सैंक्शन डिसबर्समेंट करता है। तो ये अल्टीमेटली बैंक लोन देता है, सब्सिडी डिपार्टमेंट देता है। अभी तक लगभग 12,500 करोड़ की सब्सिडी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा डिसबर्स की गई है इसके तहत। एक स्टैंड अप इंडिया स्कीम है, ये सिर्फ 2 कम्युनिटी के लिए है, एससी एसटी होना चाहिए या महिला होना चाहिए। तो यदि एससी एसटी है, महिला है, और ये 3 सेक्टर के लिए है, मैन्युफैक्चरिंग, सर्विस या फिर ट्रेडिंग। इसमें 10 लाख से 1 करोड़ का लोन है, और इसमें पहले जो मार्जिन मनी या जो कवरेज था वो 75% था, अब 85% हो गया है। तो 85% तक का लोन आपको मिल जाएगा। सीजीटी एमएससी का बेनिफिट लीजिए और ये स्टैंड अप इंडिया स्कीम में लीजिए। लगभग 1.25 लाख करोड़ रुपया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा इसमें डिसबर्स किया गया है, लेकिन सिर्फ महिलाओं के लिए है और एससी एसटी के लिए है। पुरुष के लिए इसमें कोई पैसा नहीं है।
फिर ये स्टार्टअप इंडिया स्कीम, ये एक नया कॉन्सेप्ट 2015 में आया था कि साहब स्टार्टअप इंडिया है कि मेरे को बिजनेस में कुछ इनोवेशन है, कुछ नॉवेल्टी है, तो सबसे पहले मैं कंपनी बनाऊं, फिर अपने इन्वेस्टर्स की मदद से उस स्टार्टअप के अपने आइडिया से प्रोजेक्ट करूं। आज ये मैं जितने भी यूनिकॉर्न बताया जो $1 बिलियन से वैल्यूएशन ज्यादा है, 4,700 करोड़ के ऊपर उनका वैल्यूएशन है, इन सब लोगों ने स्टार्टअप थे और इन्होंने बाहर से फंडिंग लिया, इंटरनल सोर्स से फंडिंग लिया और इतना अपने आप को ग्रोथ किया। तो आपके पास कोई अच्छा प्रोडक्ट हो, चाहे मैन्युफैक्चरिंग में हो या सर्विस में हो, तो आप स्टार्टअप इंडिया का बेनिफिट ले सकते हैं। इसमें फर्स्ट जो मतलब 3 इयर्स तक कोई इनकम टैक्स का लगता नहीं है, साथ में रेगुलेटरी क्लियरेंसेस भी बहुत इजीली इसमें हो जाते हैं और DPIIT में इसमें अप्लाई करना पड़ता है अप्रूवल के लिए स्टार्टअप एज ए स्टार्टअप के लिए, और LLP बनाना पड़ता है। LLP बनाने का खर्चा, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप कंपनी बनाने का खर्चा 8,000 है, और यदि आप प्राइवेट कंपनी लिमिटेड कंपनी बनाएंगे तो 16,000 से 20,000 का खर्चा होता है। अभी तक हमने PMEGP पढ़ा, स्टार्टअप इंडिया पढ़ा, स्टैंड अप इंडिया पढ़ा, ठीक है। ये सबसे बेसिक स्कीम है। हालांकि सब्सिडी तो केवल आपको PMEGP में ही थी। प्राइम मिनिस्टर मुद्रा योजना, ये 3 कैटेगरी में मिलता है, 50,000 शिशु, 50,000 से 5 लाख किशोर और 5 लाख से 10 लाख तरुण। और इसमें आपको 3 काम के लिए मिलता है, मैन्युफैक्चरिंग, सर्विस और ट्रेडिंग, 3 काम के लिए मिलता है मुद्रा योजना। ऑनलाइन अप्लाई करना पड़ता है और ऑनलाइन अप्लाई करके आपको ये मुद्रा योजना वर्किंग कैपिटल, मशीन, इन सब के लिए मिलता है। और ये कोलेटरल फ्री लोन है 10 लाख तक। वैसे भी RBI के दिशा निर्देश है कि कोई गारंटी बैंक को नहीं मांगनी चाहिए। तो आप ये जो है मुद्रा योजना में जरूर अप्लाई करें। मुद्रा योजना में 12.5 लाख करोड़ के करीब डिसबर्स हुआ है और 24 लाख लोगों को, 24 करोड़ लोगों को इसका बेनिफिट मिला है। तो आप इस स्कीम का बेनिफिट लीजिए अधिक से अधिक, PM मुद्रा योजना। हाँ, PMFME में ऑलरेडी बता चुका हूँ, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट के बेसिस में 35% की सब्सिडी है, 10 लाख अधिकतम। ये PMFME जो मैंने बताया था ना, अपना एक डिस्ट्रिक्ट का एक प्रोडक्ट है। ये स्टार्टअप इंडिया सीड फंड स्कीम है। ये वो स्कीम है कि यदि आपके पास, किसी यूथ के पास या किसी भी भारतीय नागरिक के पास कोई आइडिया है, अब आइडिया से प्रोजेक्ट में उसको कन्वर्ट करना है, तो कन्वर्ट करने के लिए उसको क्या लगेगा, मशीन लगेगा, मेंटोर सपोर्ट लगेगा, लेबोरेटरी लगेगा, रॉ मटेरियल लगेगा, ठीक है, विजिट्स लगेगा। तो इसमें जो है आपको गवर्नमेंट सपोर्ट करती है कि आपका एक आइडिया को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने के लिए 20 लाख रुपए सबमिट देती है और उसके कमर्शियलाइजेशन के लिए 50 लाख रुपए तक का फंडिंग देती है। और ये मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स और इंडस्ट्री की वेबसाइट के माध्यम से स्टार्टअप इंडिया सीड फंड स्कीम से आपको ये फंड मिल सकता है। इसमें जो इंक्यूबेटर्स हैं, वहां जाके आपको आपका आइडिया सबमिट करना पड़ता है। बहुत सारे इंजीनियरिंग कॉलेज, मैनेजमेंट कॉलेज और गवर्नमेंट के कॉलेजेस में ये इंक्यूबेशन सेंटर्स है, जहां पर आप, जैसे हैदराबाद है, हैदराबाद में एक टी हब है। वो टी हब 7 स्टोरी बिल्डिंग है। गवर्नमेंट ने उसमें 110 करोड़ रुपए लगा के वो शुरू किया। 3 साल में उसका सारा प्रॉफिट वापस आ गया और वो पूरी तरह से प्राइवेट लोगों के द्वारा चलाया जा रहा है। उसमें लोग, लड़के आते हैं, अपनी सीट लेते हैं, 6,000 से 12,000 रुपया पर मंथ की सीट लेते हैं, वहीं बैठते हैं, वहीं से स्टार्टअप फंडिंग जुटाते हैं, वहीं से आइडिया, वर्कशॉप, सेमिनार और अपने बिजनेस को आगे बढ़ाते हैं। तो इस प्रकार के ऐसे सेंटर्स भी ज्यादा से ज्यादा बनना चाहिए। दिस इज माय प्रेजेंटेशन। ये मैंने आपको सारी स्कीम्स बता दी हैं, सरकार की सपोर्ट बता दी है, कैसे मिलेंगे, क्या मिलेंगे, और ये मेरे कॉन्टेक्ट डिटेल्स हैं। आपसे रिक्वेस्ट है कि मुझे व्हाट्सअप करिएगा। मैं जनरली कॉल में इतने सारे कॉल उठा नहीं पाऊंगा। तो दिस इज एंड ऑफ माय प्रेजेंटेशन। We have questions in our chat box. सर, पहला क्वेश्चन ये है कि लोगों को स्पेशल स्कीम्स फॉर वुमेन एंटरप्रेन्योर्स के बारे में थोड़ी इंफॉर्मेशन चाहिए। यदि इन्होंने मेरा लेक्चर सुना होगा तो एक PMEGP स्कीम में महिलाओं के लिए स्कीम है, PM मुद्रा। हर स्कीम में एक्चुअली महिला, SC ST, OBC, माइनॉरिटी, इनको वीकर सेक्शन माना जाता है इंडिया की गवर्नमेंट की डेफिनेशन में। तो इसकी जो हर स्कीम में इनके लिए परसेंटेज रहता है। तो PMEGP हो, प्रायोरिटी वुमन एंटरप्रेन्योर को या माइनॉरिटी, OBC इस कम्युनिटी को मिलती है। Is उद्यम सर्टिफिकेट इंस्टेंट और हैव टू बी कलेक्टेड? ये आपको आपके मेल पे आता है। आपने आज रजिस्ट्रेशन किया, 15-20 मिनट लगता है, तो आपको 2 to 3 डेज में आपके मेल पे आ जाएगा। Would like to have more detail on fishing farming.
फिशिंग फार्मिंग बहुत बहुत बड़ा सेक्टर है और इसमें सब्सिडी जो है 50% से 70% तक भी है। वो डिपेंड करते हैं कि वो विलेज में है कि महिलाएं हैं कि वीकर सेक्शन है। तो इसके लिए जो है स्टेट गवर्नमेंट का एक फिशरी डिपार्टमेंट होता है और एक भारत सरकार का फिशरी डेवलपमेंट बोर्ड होता है, जिसके माध्यम से इनको वहीं पर जाके ऑनलाइन अप्लाई करना पड़ता है और स्टेट गवर्नमेंट का रिकमेंडेशन होकर सरकार सब्सिडी भारत सरकार देता है, पर मूवमेंट जो है स्टेट गवर्नमेंट के माध्यम से होता है, क्योंकि हम लोगों के ऑफिस इतने सारे हैं नहीं। और मैं आदित्य जी को पर्टिकुलर वो भी नाम भी शेयर कर दूंगा ताकि इनको सबको एक्सेस करने। और सबसे पहले तो आप क्या कीजिए, आप फिशरी वाले 50 एक लोगों को इकट्ठे कर लीजिए और फिर फिशरी के ऑफिसर को बुला के उनसे आप जो है करवाइए। How and where we come to know about tender release? टेंडर रिलीज बहुत अच्छा प्रश्न है। एक भारत सरकार का पोर्टल है, आप नोट कर लीजिए प्लीज, eprocure.gov.in या cppportal.gov.in। भारत सरकार कुछ भी खरीदेगा टेंडर इस पे आना है, क्योंकि हमें विदाउट टेंडर खरीदने का मना कर दिया है। तो इस पे टेंडर मैंडेटरी पब्लिश होता है, तो आप इस टेंडर पे नजर रखिए। और एक NSIC ऑर्गेनाइजेशन है हमारी मिनिस्ट्री का, उसमें यदि आप रजिस्ट्रेशन करा लेंगे तो 6,500 रुपया साल का लगता है। तो उसमें आपको टेंडर आपके मेल पे भेज दिया करेंगे यदि आप वो साइट ना देखना चाहते। हाँ, रिपीट, cppportal.gov.in, cppportal.gov.in या फिर eprocure.gov.in। Does these schemes cover handcrafted footwear? हाँ, ये हैंडक्राफ्ट फुटवेयर बिल्कुल माइक्रो सेक्टर में आता है। और हैंडक्राफ्ट फुटवेयर हमारे डिपार्टमेंट MSME के अलावा ये एक डेवलपमेंट कमिश्नर हैंडीक्राफ्ट का ऑफिस होता है भारत सरकार का। और दूसरा एक चीज और है कि स्टेट गवर्नमेंट में भी हर जगह हैंडीक्राफ्ट हैंडलूम डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन होता है। तो उनमें क्या होता है कि आप जब वहाँ रजिस्ट्रेशन फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, वो रजिस्ट्रेशन करा ले तो छोटी छोटी जो एग्जीबिशन कराते हैं उसमें इनको फ्री में स्टॉल मिलता है और 300-400 रुपए पॉकेट अलाउंस भी मिलता है। आपके गुजरात के लोग हमारे इंदौर मध्य प्रदेश में भी आते हैं और अपने प्रोडक्ट्स को सेल करने। तो आप इन सारी एजेंसीज का सपोर्ट लेना है, हमें ज्ञान लेके अपना इम्प्लीमेंटेशन करना है, तब तो ये सार्थकता रहेगी इस प्रोग्राम की। From where can we apply for zero interest loan? जीरो इंटरेस्ट लोन ये बहुत आज ही जो बरकत साहब ने मुझे कहा था कि थोड़ा सा सर आप गुजरात का भी देखिए, तो मैं गुजरात का ही एक स्कीम देख रहा था, मुख्यमंत्री योजना थी वो। उसके तहत जो है 1 लाख रुपए तक का जो लोन है वो इंटरेस्ट फ्री लोन गुजरात गवर्नमेंट दे रही है और गुजरात government.gov.in की वेबसाइट पर अवेलेबल है। और इसमें इनका जो जिसको बोलना चाहिए ना कि 1 लाख रुपया इंटरेस्ट फ्री। और उसका टीन्योर तो अभी उसमें क्लियर कट नहीं लिखा था, लेकिन एक चीज थी जो अभी बरकत जी ने कहा कि हमारे 10 लोगों का एक ग्रुप है, तो ऐसे सब एसएचजी को एक पूरा एसएचजी है मान लो 10 लोगों का, तो ये 10 लोगों का एसएचजी 1 लाख रुपए के लिए अप्लाई कर, तो इंटरेस्ट फ्री मिल जाएगा। जब ये 1 लाख चुका देंगे तो फिर से 1 लाख के लिए अप्लाई करो, फिर से और बड़ी स्कीम के लिए अप्लाई करो। तो ये स्कीम का फायदा इन्हें लेना चाहिए। Do we need to be registered as farmers for agro-based subsidies? देखिए, अब एक डिफरेंस है फार्मर्स में और मेरे मैन्युफैक्चरर में। आप यदि खेती करके गेहूं उगा रहे हैं, आलू उगा रहे हैं, अदरक उगा रहे हैं, तो आप फार्मर हैं। लेकिन आप अदरक को निकाल के उसको साफ सुफ करके उसका पेस्ट बना रहे हैं, उसका पाउडर बना रहे हैं, तो आप इंडस्ट्री हैं MSME की। तो उसकी प्रोसेसिंग के लिए आपको जो मशीन लगेगी वो आप हमारे यहाँ से सब्सिडी ले सकते हो। आलू है, आलू का आप साफ करके उसकी चिप्स बना रहे हो, उसके फ्राइम्स बना रहे हो, उसकी फ्रेंच फ्राइज बना रहे हो, तो वो आपका प्रोडक्ट है। गेहूं है, गेहूं से आप आटा बना रहे हो, सूजी बना रहे हो, रवा बना रहे हो, मैदा बना रहे हो, बिस्किट बना रहे हो, तो वो इंडस्ट्री में है। तो प्रोडक्ट प्रोसेसिंग करके जो चीज होती है वो इंडस्ट्री में आती है और सिर्फ कल्टीवेशन के ग्रो करना वो फार्मर की कैटेगरी में आता है। तो हम लोग जो है मेनली प्रोसेसिंग को प्रमोट करते हैं। Which bank has already approved these schemes? मोस्ट जितनी भी कमर्शलाइज्ड शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स हैं, चाहे प्राइवेट बैंक हो, गवर्नमेंट बैंक्स हो, ये सब इसमें देते हैं। लेकिन एक चक्कर ये होता है, जो प्राइवेट बैंक वाले हैं ये क्या करते हैं कि छोटे लोन नहीं करते हैं,
लेकिन आपको गवर्नमेंट बैंक की मैंडेटरी है और वो लोग करते हैं, चाहे बैंक ऑफ इंडिया हो, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया हो, एसबीआई हो, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया हो, पंजाब नेशनल बैंक हो, कोऑपरेटिव बैंक्स हो, रीजनल रूरल बैंक्स हो, सब फंडिंग करते हैं। एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस आइटम्स के ट्रेडिंग होलसेल में करना है तो क्या करना होगा और क्या सपोर्ट है? देखिए ये जो है ट्रेडिंग एक्टिविटी है ना, ये ट्रेडिंग एक्टिविटी है। तो ट्रेडिंग एक्टिविटी में तो इन्हें जो सीजीटी एमएससी का जो फंडिंग है वो मिल सकता है। उद्यम रजिस्ट्रेशन करके सीजीटी एमएससी का फंडिंग ये ले सकते हैं। मुद्रा योजना में भी फंडिंग ले सकते हैं। स्टैंड अप इंडिया में यदि महिलाएं हैं तो स्टैंड अप इंडिया में फंडिंग ले सकते हैं। जिम एमएसएमई में आता है? क्या क्या? जिम? जिम बिल्कुल आता है, सर्विस सेक्टर है, जिम सर्विस सेक्टर है। वो बिल्कुल आप एमएसएमई मेरे तो कम से कम 4 यूनिट को 8-8 9-9 लाख रुपए दिलवाया है, क्योंकि उन्होंने ऐसे लोन अप्लाई किया और आज वो जो है 10 लाख से वो 40 लाख पे शिफ्ट हो गए। तो जिम बिल्कुल खोलिए और लोगों की हेल्थ बढ़ाइए अच्छी। पीएम मुद्रा योजना में क्या हम बैंक सिलेक्ट कर सकते हैं? हाँ, उसमें आपको जैसे एसबीआई में जाना है तो एसबीआई का पोर्टल अलग है, कैनरा बैंक का अलग है, पंजाब नेशनल बैंक का अलग है, हर बैंक का पोर्टल अलग है। तो उसमें आप और एक भारत सरकार का एक पोर्टल है उद्यमी मित्रा .in, तो उसमें आप जाएंगे तो आपको ये सारी स्कीम्स में अप्लाई करने को एक ही जगह पे मिल जाएगा, चाहे पीएमईजीपी हो, मुद्रा योजना हो, स्ट्रीट वेंडर हो, सब एक ही जगह मिल जाएगा। I have seen most private banks and lots of public sector unit banks which have declined loan without collateral even for small amount. Uh, what if bank don't approve loan amount under the scheme by delaying? नहीं, इसमें कुछ नहीं है। मैं आपको एक ईमेल दे रहा हूँ, वो नोट कर लीजिए, champions@gov.in, चैंपियंस CHAMPIONS @gov.in। आपकी कोई भी लोन की रिलेटेड प्रॉब्लम हो तो इस पोर्टल पे आप शिफ्ट कर दे, तो ये हमारे डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स के पास इसका केस जाता है। फिर हम लोग जो है कोऑर्डिनेट करते हैं बैंक से कि भैया क्या प्रॉब्लम है, क्यों इनको लोन नहीं दे रहे हो। 10 लाख तक आरबीआई का इंस्ट्रक्शन है कि कोलेटरल नहीं लेना है। अब फिर उसके बाद आगे का इनको देखना होगा, लेकिन थोड़ा सा इनको नॉलेज रहना जरूरी है कि साहब ये बेनिफिट्स हमें मिलना चाहिए, तो मिलते हैं लोगों को। How can we get export license? एक्सपोर्ट को लाइसेंस मत बोलिए, अब सिर्फ एक्सपोर्ट रजिस्ट्रेशन है। ये लाइसेंस बोल बोल के लोगों को इतना डरा दिया है, हर किसी को डर लगता है इंडस्ट्री डालने से। आज की तारीख में लाइसेंस सिर्फ और सिर्फ नारकोटिक सब्सटेंस, जो अफीम, हेरोइन, चरस, गांजा, उसके ऊपर लगता है, और ड्रग्स इंडस्ट्रीज के ऊपर लाइसेंस लगता है। बाकी सब लाइसेंस फ्री। आपको आईसी कोड, आईसी रजिस्ट्रेशन dgft.gov.in गवर्नमेंट की वेबसाइट है, 250 रुपए पे करके मिल जाएगा। Any special support given to MSME unit to recover outstanding amount from customer? ये बहुत अच्छा प्रश्न है और इसके ऊपर मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि हमारे ये जो लोग हैं बहुत सारा काम कच्चे में करते हैं, खासकर छोटे लोग, छोटे एंटरप्रेन्योर, बड़े भी करते हैं। पर आप जब आपको कोई पेमेंट नहीं देगा, तब जो कोर्ट जो बनी हुई है जिसको फैसिलिटेशन काउंसिल बोलते हैं, वो हर चीज वो डॉक्यूमेंट मांगता है कि आपने परचेस ऑर्डर कहाँ है, आपका डिलीवरी चालान कहाँ है, आपका सप्लाई ऑर्डर कहाँ है, ठीक है ना, गुड्स रिसिप्ट इन कंडीशन वो सर्टिफिकेट कहाँ है। ये सारा यदि डॉक्यूमेंटेड है तो आप एमएसएमई समाधान पोर्टल है, एमएसएमई समाधान पोर्टल, उस पे जाके आप अपना फाइल कर दीजिए डॉक्यूमेंट के साथ। और हर स्टेट में एक फैसिलिटेशन काउंसिल है जो कि सारे केसेस को लेते हैं और वो केसेस को प्रोसेस करते हैं, और फिर वो कोर्ट का ऑर्डर देते हैं। यदि सामने वाले ने डिफॉल्ट जानबूझ के पैसा नहीं दिया है तो उसको 3 गुना, यदि बैंक का रेट ऑफ इंटरेस्ट 7% है तो 21% के साथ रिटर्न करना पड़ेगा इसको सेलर को। तो आप इसका फायदा जरूर लीजिए। Website of import export registration for MSME. टेक्सटाइल, Website. अच्छा वेबसाइट dgft.gov.in। उद्यम आधार का बेनिफिट? अभी तक जितने भी बेनिफिट है कुछ भी नहीं मिलेगा यदि आपके पास उद्यम रजिस्ट्रेशन नहीं है तो। और आप हमारी वेबसाइट जरूर जाएं, udyamregistration.gov.in। जब आप जाएंगे तो उस पर आपको सारे लिस्ट ऑफ बेनिफिट्स मिलेंगे
जो मैंने कहा है वो सब मिलेंगे, उससे ज्यादा ही मिलेंगे। तो इन शॉर्ट सर, मतलब उद्यम आधार रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है हर एक बिजनेस के लिए, राइट? भारत सरकार ने कंपलसरी नहीं किया है, वो किया है ऑप्शनल। आदमी लोग करते नहीं, नॉलेज के कारण, नॉलेज की कमी कारण। मेरे हिसाब से करना चाहिए, बेनिफिट तो तभी मिलेगा ना। अभी आप काउंट में ही नहीं आ रहे हो। अभी जैसे हमारा उद्योग आधार था, वो 1,29,00,000 का था। उद्यम रजिस्ट्रेशन सिर्फ 65 लाख ने किया है। 50% लोगों ने अभी माइग्रेशन नहीं किया है, क्योंकि उसकी लास्ट डेट चली गई या वापस से कुछ एक्सटेंड होगी। तो उद्यम रजिस्ट्रेशन जरूर लेना चाहिए। Okay. डीजीएफटी का फुल फॉर्म कोई पूछ रहा है, मैं बता देता हूँ, डायरेक्टरेट जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड। सो सर, एक जन पूछ रहे कि रजिस्ट्रेशन और उद्योग आधार डिफरेंट है, राइट? नहीं, एक ही है, उद्यम एक ही है। रजिस्ट्रेशन एक ही है। यस, अपन ने सारे आज के सेशन के क्वेश्चंस जितने भी आए हैं हमारे पार्टिसिपेंट्स से, हमने वो सब कवर कर लिया है। एंड सर, ये एक जन बोल रहे हैं कि सारे जो वेबसाइट्स हमने डिस्कस किए उसकी अगर लिस्ट मिल जाए तो मिल जाएगी, मिल जाएगी ना सर? मिल जाएगी। मैं आदिल जी को शेयर कर दूंगा। क्या है, आजकल तो नाम से ही सब मिल जाता है। ओके, तो मतलब अगर हमें कोई चीज से रिलेटेड, अगर हमें कोई स्कीम के बारे में जानना है, तो अगर हम वो स्कीम का नाम डाल देंगे तो उसकी वेबसाइट हमें मिल जाएगी, राइट? बिल्कुल, ये देखो, ये खासकर ये आपके यहाँ इस प्रकार की ट्रेनिंग चलना चाहिए। आप अभी चूंकि अपन लाइव नहीं है, अदरवाइज जो है मैं फिजिकली सब बता देता कि ये वेबसाइट, ये वेबसाइट, ये वेबसाइट, है ना। और दूसरा है कि आप लोग कोई घबराओ मत, हम लोगों का प्रोग्राम खत्म हुआ है, हमारा संबंध खत्म नहीं हुआ। तो आप लोग अपना काम करते रहे, छोटे छोटे प्रश्न मेरे को डालते रहे मेरे व्हाट्सएप पे, मेरे को जब भी समय होगा आई विल रिप्लाई। तो कनेक्टेड रहिए, आज से तो शुरू हुआ है नॉलेज का। ये तो लंबा चलना है। और सर, ऐसे कोई स्कीम्स के लिए एनआरआईज भी रजिस्टर कर सकते हैं? नहीं, एनआरआई के लिए तो भाई बड़ा बड़ा इन्वेस्टमेंट लाए भारत में, उसके लिए सही है। छोटे छोटे के लिए तो हमारे जो लोग हैं, हमको उनको आगे बढ़ाना है। एनआरआई तो बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट लाए, गवर्नमेंट वेलकम करेगी कारपेट बिछा के। वी हैव कम टू द एंड ऑफ आवर सेशन। सो ये था आज का हमारा क्वेश्चन एंड आंसर सेशन। अगर किसी को किसी भी तरह के और क्वेश्चंस है तो वो लोग अपने टीम लीडर्स के साथ प्लीज कनेक्ट करें, सो दैट द टीम लीडर्स कैन गेट इन टच विद अस एंड हम लोग वो क्वेश्चन के आंसर्स आपको दे सकते हैं। सबसे पहले आई वुड लाइक टू थैंक नीलेश सर फॉर स्पेंडिंग हिज वैल्यूएबल टाइम इन जॉइनिंग अस फॉर द सेशन। सर जिस तरह से अपने सेशन लीड किया है, हमें सारी स्कीम्स के बारे में बताया है, हमें बताया है कि कौन सी स्कीम किस जगह पे ज्यादा इफेक्टिव होगी, कौन सी स्कीम बेस्ट होगी, वो सारी चीजें आई एम श्योर सबने इस सेशन को बहुत ध्यान से सुना है और सबको ये सेशन इंटरेस्टिंग और फायदेमंद भी लगा है। बिफोर वी एंड, कुछ इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट्स है जो आपके साथ शेयर करना चाहूंगी। हम सब जानते हैं कि हमारे सेशन की वीडियोस स्माइली इंडिया के यूट्यूब चैनल पर पोस्ट की जाती है, तो अगर आपने कोई सेशन मिस कर दिया हो या आपको कोई सेशन दोबारा से देखना हो तो प्लीज आप वहां जाके मुस्कान अपने। जी, ये मुझे लिंक भेज दीजिएगा, यूट्यूब चैनल के लिंक, ताकि मैं भी देख लूंगा इस सेशन को। जब भी अब हो जाए तो मेरे को लिंक भेज दीजिएगा। जी जी सर, हमारा नेक्स्ट सेशन होगा 16 जनवरी 2022 संडे। एक और इम्पोर्टेंट बात है कि ये जो हमारा 16 जनवरी का सेशन होगा वो शाम को 4:30 का नहीं होगा, वो सुबह 10:30 बजे का किया गया है। सो सेशन की बाकी डिटेल्स आप सबके साथ व्हाट्सएप पर शेयर कर दी जाएगी। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप सब व्हाट्सएप मैसेजेस स्किप ना करें। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। Wishing everyone a very happy, safe and a prosperous new year once again. Stay safe, stay happy. Thank you all for spending your valuable time with us. Have a great day and a wonderful year ahead. Bye, Alamadad.